19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अब अमेरिका और रूस आमने सामने नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को रुकवाने का वादा किया था, लेकिन उनके फैसलों से ये जंग और भड़कती नजर आ रही है। रूस और अमेरिका में जुबानी जंग छिड़ गई है। ट्रंप के बयानों के जवाब में रूस की तरफ से तीखे पलटवार किए जा रहे हैं। रूस ने अमेरिका के खिलाफ यहां तक कि यूएसएसआर के वक्त के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे दी है। तो अमेरिका के खिलाफ रूस परमाणु हथियारों का करेगा इस्तेमाल। रूस की इसी चेतावनी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ से 90 देशों को दी 7 दिनों की राहत। पाकिस्तान पर अमेरिका मेहरबान, हिंदुस्तान की बढ़ी चिंता। म्यांमार आर्मी ने 4 साल बाद हटाई इमरजेंसी। 6 महीने में होंगे देश में चुनाव। 2021 में चुनी हुई सरकार का किया था तख्ता पलट। बांग्लादेश में 4 कट्टरपंथी गुटों ने म्यांमार की तर्ज पर बनाया गठजोड़। यूनुस सरकार से मिल रही खुली छूट, हिंदुस्तान की बढ़ी मुश्किलें। और चलते चलते में देखेंगे, वैज्ञानिकों ने देखी मिडिल वेट ब्लैक होल की झलक। कई रहस्यों से उठेगा पर्दा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में विरोध रैली के दौरान बीएनपी एनसीपी समर्थकों में झड़प, 35 घायल। अवामी लीग ने की यूनुस सरकार की निंदा। चीन ने बनाया वर्ल्ड एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एआई के सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा देना है मकसद। अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती। लिथुआनिया के प्रधानमंत्री गिनटॉट्स ने दिया इस्तीफा। घोटालों की जांच और जन विरोध के चलते लिया फैसला। पाकिस्तान में इमरान खान को बड़ा झटका। पार्टी के 166 नेताओं को 10 साल की सजा। पीटीआई ने बताया राजनीतिक साजिश। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये दावा करते हैं कि उन्होंने दुनिया में कई युद्ध रुकवाए हैं, उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उन्होंने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का भी दावा किया था, लेकिन यहां वो फेल हो गए। बल्कि उनकी धमकियों का असर उल्टा होता दिखाई दे रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा अब अमेरिका तक बढ़ता जा रहा है, और सिर्फ युद्ध का दायरा नहीं बढ़ रहा, हथियारों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि कभी भी ये जंग परमाणु युद्ध में बदल सकती है। एक बार फिर रूस की तरफ से अमेरिका को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी गई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को साफ चेतावनी दे दी है कि रूस के पास अब भी सोवियत काल की स्वचालित परमाणु हमला प्रणाली है। दरअसल रूस पर दबाव बनाने के लिए जब अमेरिका के सारे पैतरे फेल हो गए, तो अब उन्होंने रूस के सहयोगियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, और हिंदुस्तान खास तौर पर अमेरिका के निशाने पर आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर रूस से व्यापार के चलते नाराजगी जताते हुए 25% टैरिफ की घोषणा कर दी। इसके साथ ही ट्रंप ने रूस पर हमला बोलते हुए भारत के साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था को भी डेड इकोनॉमी बताया। ट्रंप ने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत और रूस अपनी डेड इकोनॉमी को साथ मिलकर कैसे गिरा सकते हैं। जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव ने कहा कि ट्रंप को यह याद रखना चाहिए कि रूस के पास अब भी सोवियत काल की ऐसी स्वचालित परमाणु हमला प्रणाली है जो अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ट्रंप डेड हैंड जैसे रूस के परमाणु हथियारों की ताकत को नजरअंदाज ना करे। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। मेदवेदेव के इस बयान से ट्रंप झुंझला गए और उन्होंने पूर्व रूसी राष्ट्रपति से उनके शब्दों पर लगाम लगाने की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव, जो खुद को अभी भी राष्ट्रपति समझते हैं, उन्हें अपने शब्दों पर ध्यान देने को कहें। वो खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसके जवाब में मेदवेदेव की तरफ से भी पोस्ट किया गया। मेदवेदेव ने कहा कि अगर रूस के पूर्व राष्ट्रपति के कुछ शब्द अमेरिका के शक्तिशाली राष्ट्रपति से इतनी बेचैन प्रतिक्रिया भड़का सकते हैं, तो रूस पूरी तरह से सही है।
दोनों नेताओं के बीच छिड़ी इस बहस ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मेदवेदेव ने साफ कर दिया है कि रूस ट्रंप की किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। वैसे ये बात यूक्रेन पर रूस के हालिया हमलों में भी साफ हो गई। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर पूरी रात मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि हमले में 132 लोग घायल भी हुए हैं। अब ये जंग आगे क्या मोड़ लेती है? क्या रूस अमेरिका भी आमने सामने होंगे? ये देखने वाली बात होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने पूरी दुनिया में तनाव पैदा कर दिया है। दूसरे देशों पर टैरिफ लागू करने के उनके फैसले ने आर्थिक मोर्चे पर बहस छेड़ दी है। चीन जैसे देशों ने तो अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली, जिसके बाद अमेरिका को भी अपना रुख नरम करना पड़ा। लेकिन बाकी देशों के प्रति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया अब भी काफी सख्त नजर आ रहा है। खासकर हिंदुस्तान के खिलाफ ट्रंप का रुख काफी सख्त नजर आ रहा है। वैसे तो 1 अगस्त से तमाम देशों पर ट्रंप का टैरिफ लागू होना था, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अमेरिका की तरफ से नई लिस्ट जारी कर दी गई, जिसके तहत हिंदुस्तान सहित करीब 90 देशों को 7 दिन के लिए टैरिफ से राहत मिल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। यह आज से लागू होना था, जो अब 7 अगस्त से लागू होगा। इस नई लिस्ट के तहत ट्रंप ने 92 देशों पर नए टैरिफ की घोषणा की है। इसमें भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगा है। इससे पहले पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगा था। वहीं कनाडा पर 25% से बढ़ाकर 35% टैरिफ आज से ही लागू हो गया है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा टैरिफ 41% सीरिया पर लगाया गया है। इस लिस्ट में चीन का नाम तो शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर अमेरिका नरम रुख अपनाए हुए है और हिंदुस्तान के खिलाफ टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता जारी है, लेकिन कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। इसके अलावा रूस और हिंदुस्तान के बीच तेल व्यापार को लेकर भी अमेरिका नाराज है, लगातार हिंदुस्तान को धमकियां भी दे रहा है। रूस से व्यापार खत्म करने के लिए कह रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने भी अमेरिका के इस दोहरे रवैये को मानने से इनकार कर दिया, जिस पर ट्रंप भड़क गए और टैरिफ की घोषणा कर दी। अमेरिका की इस नाराजगी को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ किया कि भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद उसे यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद कर रही है। ये भारत और अमेरिका के रिश्तों में निश्चित रूप से एक झुंझलाहट का कारण है। हालांकि यह अकेला मुद्दा नहीं है जो तनाव की वजह बन रहा है। वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूरी ट्रेड टीम भारत के साथ व्यापार वार्ता को लेकर थोड़ी निराश हो गई है। जिस तरह से ट्रंप टैरिफ को दूसरे देशों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में दूसरे देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि टैरिफ को लेकर यह विवाद आगे क्या रूप लेता है। और अब अगली खबर में बात होगी म्यांमार की। तो म्यांमार में लंबे समय से गृह युद्ध चल रहा है। देश के आधे से ज्यादा हिस्से पर अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है, जो जुंटा सरकार के खिलाफ जंग छेड़े हुए है। फरवरी 2021 में म्यांमार में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और इसके बाद से ही म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसे अब जुंटा सरकार ने हटाने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही नए सिरे से चुनाव कराने के लिए जुंटा शासन के प्रमुख जनरल मिन आंग लाइंग के नेतृत्व में 11 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। जुंटा ने फिलहाल चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है। अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मिन आंग लाइंग प्रभावी रूप से देश के प्रभारी बने रहेंगे। म्यांमार में 2021 के तख्तापलट के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा। इस तख्तापलट ने म्यांमार को गृह युद्ध और अराजकता में धकेल दिया, लेकिन जिस तरह की स्थिति इस समय म्यांमार में बनी हुई है, उसके बाद इन चुनावों को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं कि जुंटा सरकार के पास देश के छोटे हिस्से लगभग 20% का ही नियंत्रण बचा है और इसी के चलते विपक्षी समूहों ने चुनावों को दिखावा करार दिया है और साफ कर दिया है कि वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि चुनावों के बाद भी लाइंग राष्ट्राध्यक्ष या सशस्त्र बलों के प्रमुख के रूप में सत्ता के सर्वे सर्वा बने रहेंगे और जब भी जरूरत होगी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। विपक्षी दलों के विरोध का एहसास जुंटा सरकार को भी है और इसीलिए चुनावों की घोषणा और आयोग के गठन से ठीक पहले सेना ने एक कानून पारित किया है
इस कानून के तहत इस साल के अंत में होने वाले चुनावों का विरोध करने या उन्हें बाधित करने वाले किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड तक की सजा दी जा सकती है। चुनावी प्रक्रिया के किसी भी हिस्से को बाधित करने के लिए लोगों को संगठित करने, उकसाने या विरोध करने पर 3 से 10 साल की कैद की सजा हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि चुनाव में आंग सांग सूकी के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी भी चुनावों का बहिष्कार करेगी। सूकी और उनकी पार्टी के अधिकांश नेताओं को 2021 में ही गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। सूकी भी इस समय जेल में ही बंद है। उनके बिना राय जाने जुड्डा सरकार ने चुनावों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इन चुनावों से सूकी की पार्टी को भी बहुत उम्मीद नहीं दिख रही है। वैसे तो यह भी माना जा रहा है कि जुंटा सरकार का यह फैसला अमेरिका के दबाव में लिया गया है, क्योंकि हाल ही में ट्रंप की तरफ से जुंटा सरकार को मान्यता दिए जाने के संकेत मिले थे और उसके बाद ही म्यांमार में पहले इमरजेंसी हटाई गई और अब चुनावों का भी ऐलान किया गया है। और अब अगली खबर में बात होगी बांग्लादेश की। 1 साल पहले बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ और उसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। यूनुस के हाथ में कमान आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुस्तान विरोधी गुट सक्रिय हो गए। जो आतंकी जेल में बंद थे, जिन पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने के आरोप थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। यूनुस सरकार ने हिंदुस्तान की जगह चीन और पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ाने पर जोर दिया। आतंकी गुटों और कट्टरपंथियों को खुली छूट देकर बड़ी चुनौती खड़ी की और अब बांग्लादेश में 4 गुटों का गठबंधन हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, जिसे ब्रदरहुड गठबंधन कहा जा रहा है। म्यांमार की तर्ज पर बने इस 4 गुटों के ब्रदरहुड गठबंधन में अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी यानी ARSA, रोहिंग्या सॉल्वेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी RSO, रोहिंग्या इस्लामी महाज यानी RIM और अराकान रोहिंग्या आर्मी ARA शामिल है। ARSA की स्थापना 2013 में हराका अल यकीन के रूप में हुई थी। इस समूह का नेता अताउल्लाह अबू अम्मार जुनूनी है। वहीं RSO ने एक समय ARSA का विरोध किया था। इस साल मार्च में ढाका ट्रिब्यून ने दावा किया था कि इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की RSO और ARSA के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बात RIM की करें तो इसके चीफ मौलवी सलीमुल्लाह हैं, जो बांग्लादेश में कई मदरसे चलाता है। वहीं नबी हुसैन के नेतृत्व वाले ARA पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB ने 10 लाख टका का इनाम रखा था। ARA कथित तौर पर पाकिस्तान का पाला हुआ संगठन माना जाता है। रोहिंग्या उग्रवादियों का यह गठबंधन पाकिस्तान की ISI के संरक्षण में है। इनको लश्कर तैयबा ने ट्रेनिंग दी है। हिंदुस्तान की चिंता का एक और बड़ा कारण है हाल ही में ढाका विश्वविद्यालय में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा। इस नक्शे में हिंदुस्तान के बिहार, झारखंड, ओडिशा, पूर्वोत्तर राज्य और म्यांमार का रखाइन प्रांत शामिल किया गया। ऐसे में हिंदुस्तान को पूर्वोत्तर राज्यों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। बांग्लादेश में पनाह पाए कट्टरपंथी गुट भारत की सीमा के आसपास के इलाकों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में 4 कट्टरपंथी गुटों के गठबंधन को लेकर हिंदुस्तान को सचेत रहना होगा, क्योंकि बांग्लादेश की यूनुस सरकार इस गठबंधन की मदद करती दिखाई दे रही है। और अब चलते चलते में देखेंगे ब्रह्मांड में अचानक नींद से उठा राक्षस। तो ब्रह्मांड में लगातार कुछ ऐसा होता रहता है जो आम लोग नहीं देख पाते, लेकिन कई नजारे टेलीस्कोप के जरिए देखे जाते हैं। और अब वैज्ञानिकों ने धरती से 450 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड के एक हिस्से को अचानक एक तेज चमक से जगमगाते हुए देखा है। वैज्ञानिक इस चमक को एक सोते हुए ब्लैक होल के जागने की निशानी मान रहे हैं। ब्लैक होल को ब्रह्मांड में सब कुछ निगलने वाला राक्षस भी कहा जाता है। और इस बार जिस ब्लैक होल की खोज की गई है वो कोई आम ब्लैक होल नहीं है, बल्कि मिडिल वेट ब्लैक होल है। ऐसा ब्लैक होल जो ना तो छोटा है और ना ही सुपर मैसिव। ऐसे में ये खोज ब्रह्मांड को समझने के लिए काफी अहम मानी जा रही है। ये रहस्यमयी चमक HLX-1 नाम के एक्सरे स्रोत से आई है। यह स्रोत 2009 में पहली बार दिखा था और 2012 तक इसकी चमक 100 गुना बढ़ गई थी। फिर धीरे धीरे ये मंद पड़ने लगा। वैज्ञानिकों ने इस पैटर्न को देखकर अनुमान लगाया कि ये ब्लैक होल उस वक्त जागा जब एक तारा इसके पास से गुजरा और वो उसे खींच कर निकल गया। ब्लैक होल जब किसी तारे को अपनी ओर खींचता है तो वो तारा टूटने लगता है और उसकी गैसें गर्म होकर तेज रोशनी पैदा करती हैं। यही रोशनी वैज्ञानिकों को दूर अंतरिक्ष से दिखती है। इस ब्लैक होल पर नजर रखने वाले ताइवानी वैज्ञानिक ये ची चांग और उनकी टीम ने दावा किया है कि ये चमक किसी छोटे मोटे ब्लैक होल की नहीं हो सकती, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि इसे सुपर मैसिव कहा जाए।
और इसका सबसे सही अनुमान यही था कि इसका वजन करीब 1000 से 10,000 सूरजों जितना होगा, यानी ये एक मिडिल वेट ब्लैक होल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये ब्लैक होल बस एक बार के लिए जागा था, या फिर इसके आसपास कोई तारा घूम रहा है जिससे ये समय समय पर नाश्ता करता रहेगा। जो भी हो, ये खोज वैज्ञानिकों के लिए बेहद रोमांचक है। इससे ब्लैक होल की बढ़त, उनके व्यवहार और उनके बनने के रहस्यों पर नई रोशनी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।